आपका वो दोस्त जो हर महीने अपनी ईएमआई टाइम पे भरता है, फिर भी जब बैंक से नया लोन मांगता है सीधा रिजेक्ट हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ टाइम पे पैसा भरना काफी नहीं होता है। क्रेडिट स्कोर के पीछे एक छिपा हुआ फॉर्मूला होता है जिसे शायद 90% लोग नहीं जानते। और अगर आपके ऊपर भी कोई लोन है, जैसे एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल, तो ये वीडियो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। क्योंकि आज मैं वही एग्जैक्ट तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप से हैवी डेब्ट होने के बाद भी आप अपना सिबिल स्कोर फिक्स कर सकते हैं बिना 1 रुपए एक्स्ट्रा भरे, सिर्फ स्ट्रेटजी बदल के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते दोस्तों, हम इस चैनल पे बात करते हैं प्रैक्टिकल अर्निंग्स, फ्रीलांसिंग और फाइनेंशियल ग्रोथ की। I'm not gonna lie, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट है और आपने एजुकेशन लोन लिया है या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर आपके फ्यूचर के बहुत सारे डोर्स को डिसाइड करता है। जॉब लगने के बाद कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड, यहाँ तक कि कभी कभी जॉब इंटरव्यू के वक्त बैकग्राउंड चेक में भी ये नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों अब आते हैं सीधे अपने मुद्दे पे और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हैवी डेब्ट के साथ भी आप अपना सिबिल स्कोर फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि आपके ऊपर लोन होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात यह है कि उस लोन का गलत तरीके से मिसयूज हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आपके ऊपर बड़ा लोन है तो सिबिल स्कोर खराब होगा ही, और ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि आपका सिबिल स्कोर 5 फैक्टर के साथ बनता है, लेकिन जिनके ऊपर हैवी डेब्ट है उनके लिए मैटर करता है सिर्फ 2 फैक्टर्स, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो और डेब्ट टू इनकम रेशियो। इन दोनों को समझना ही इस वीडियो का मेन फाउंडेशन है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपके टोटल कार्ड लिमिट में से आप कितना % यूज कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है और आपने उसमें से 80,000 रुपए खर्च कर दिए। इसका मतलब है कि आपका यूटिलाइजेशन 80% हो गया, और यही नंबर बैंक को सबसे ज्यादा डराता है क्योंकि बैंक के सामने 80% यूटिलाइजेशन का सीधा मतलब यही होता है कि ये इंसान अपने लिमिट के बहुत क्लोज चल रहा है और इसके ज्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में ये अपना ड्यूज मिस कर सकता है। दूसरा फैक्टर है डेब्ट टू इनकम रेशियो, मतलब कि आपकी मंथली सैलरी में से आपका कितना % सिर्फ ईएमआई में चला जाता है। अगर ये 40% से ज्यादा है तो बैंक तुरंत आपको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है, चाहे आप अभी तक टाइम से पेमेंट क्यों ना कर रहे हो। एक बार सोच के देखो कि आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हो और 15,000 सिर्फ आपके ईएमआई में चले जाते हैं, मतलब कि आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो ऑलरेडी 50% तक पहुंचा हुआ है। और बैंक को इससे ये डर लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी सैलरी में गिरावट आई तो आप में भी ड्यूज मिस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपके ऊपर हैवी लोन है और टाइम पे ईएमआई भरना सिर्फ आधा काम होता है, असली ऑप्टिमाइजेशन इन दोनों को कंट्रोल करने में है। और अब मैं आपको वही एग्जैक्ट तरीका बताने वाला हूं जिससे आप इन दोनों को मैनेज कर सकते हैं बिना अपनी इनकम बढ़ाए। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं। आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा पेमेंट करना जरूरी नहीं होता, बस आपको एक स्पेसिफिक नंबर याद रखना है, 30%। बैंक के इंटरनल कैलकुलेशन में अगर आप क्रेडिट लिमिट का 30% या उससे कम यूज करते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर माना जाता है, चाहे आपके ऊपर भी लोन क्यों ना हो। अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप कोशिश कीजिए कि आपका आउटस्टैंडिंग कभी भी 30,000 से ऊपर ना जाए, लेकिन हैवी डेब्ट की वजह से आप ऑलरेडी उससे ज्यादा यूज कर चुके हैं तो घबराना नहीं है क्योंकि मैं आपको एक स्मार्ट मूव बताने वाला हूँ। आप अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को सीधा कॉल लगाइए और अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे ही आपकी कार्ड की लिमिट बढ़ती है आपका यूटिलाइजेशन का % सीधा कम हो जाता है। ये परफेक्टली लीगल है और बैंक इसको एनकरेज भी करती है क्योंकि उन्हें अपना एक बिजनेस बढ़ाना होता है और आपको एक रिलायबल कस्टमर दिखना होता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना मंथली स्पेंडिंग सभी कार्ड में बैलेंस कर दीजिए। एक ही कार्ड पे पूरा लोड मत दीजिए, इससे हर कार्ड का इंडिविजुअल यूटिलाइजेशन कम रहता है, इससे ओवरऑल स्कोर बेहतर होता है। और बैंक सिर्फ एक कार्ड नहीं बल्कि आपके सारे कार्ड्स का कंबाइंड यूटिलाइजेशन भी देखता है। एक और बात है, मुझे यकीन है कि ये बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी क्योंकि बहुत कम फाइनेंशियल क्रिएटर्स इसको एक्सप्लेन करते हैं। हर क्रेडिट कार्ड की 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टेटमेंट डेट और ड्यूज डेट। ज्यादातर लोग सिर्फ ड्यू डेट याद रखते हैं और लास्ट दिन जाके पेमेंट करते हैं और उनको ये लगता है कि टाइम पे भर दिया तो सब कुछ ठीक है, लेकिन असली गेम स्टेटमेंट डेट पर होता है क्योंकि बैंक आपका यूटिलाइजेशन उसी दिन रिपोर्ट करता है जब आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है, ना कि आप जब पेमेंट करते हो। मतलब कि आपने अपना पूरा महीना कार्ड यूज किया और स्टेटमेंट डेट से पहले सिर्फ मिनिमम पेड किया तो बैंक को दिखेगा कि आपने पूरी लिमिट यूज कर ली है, चाहे आप ड्यू डेट पे पूरा पैसा भर दें। इसमें स्मार्ट तरीका ये है कि आप स्टेटमेंट डेट से 2-3 दिन पहले अपना ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग बिल क्लियर कर दीजिए। इससे जब बैंक अपना रिपोर्ट जनरेट करता है तो आपका यूटिलाइजेशन बहुत कम दिखता है, जैसे कि 10 या 15%। ये छोटा सा चेंज है आपकी पेमेंट टाइमिंग में, लेकिन इससे स्कोर पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इसमें आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना स्टेटमेंट डेट के साथ एक रिमाइंडर सेट कर लो, बस इतना करने से ही आपका यूटिलाइजेशन
ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो सकता है। चलिए एक रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि ये सारी थ्योरी आपके दिमाग में फिट हो जाए। मान लीजिए कि एक राहुल नाम का स्टूडेंट है जिसका एजुकेशन लोन है 3 लाख रुपए का, जिसकी EMI है हर महीने 5,000 रुपए। उसके पास एक क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी लिमिट 50,000 रुपए है और उसमें अभी 40,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग है। मतलब कि उसका यूटिलाइजेशन 80% हुआ, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। अब राहुल क्या करेगा स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले अपने वो बैंक को कॉल करेगा और अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। इससे सीधा उसका यूटिलाइजेशन 80% से गिरकर 50% के नीचे आ सकता है। दूसरा स्टेप, अब राहुल अपनी स्टेटमेंट डेट चेक करेगा। मान लो कि उसकी स्टेटमेंट डेट हर एक महीने 20 तारीख को आती है। अब वो क्या करेगा कि अपनी ज्यादा से ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 तारीख से पहले ही, यानी कि 17 या 18 तारीख को क्लियर कर देगा, जिससे उसका रिपोर्टेड यूटिलाइजेशन और भी कम, यानी कि 15 से 20% तक रह जाता है। मल्टीपल लोन्स को स्मार्टली रीस्ट्रक्चर करना। अब बात करते हैं उन लोगों की जिसपे एक से ज्यादा लोन्स चल रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड डेट। अगर तीनों एक साथ चल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में 2 प्रूवन स्ट्रेटेजी है जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ग्लोबली यूज करते हैं। पहली है डेब्ट एबालांस मेथड, जिसमें आप सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले लोन को टारगेट करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेब्ट जिसका इंटरेस्ट 30 से 40% तक रहता ही है। बाकी लोन्स पे सिर्फ मिनिमम पेमेंट करो और बाकी जो भी पैसा बचता है वो सबसे हाई इंटरेस्ट वाले लोन में डाल सकते हो। इससे तुम हाई इंटरेस्ट से बचते हो और लॉन्ग टर्म में सबसे जल्दी डेब्ट फ्री हो सकते हो। दूसरी है डेब्ट स्नोबॉल मेथड, जिसमें आप छोटे लोन्स को सबसे पहले क्लियर करते हैं, चाहे फिर उसका इंटरेस्ट कम ही क्यों ना हो। ये मेथड मैथमेटिकली थोड़ा कम एफिशिएंट है, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि हर एक छोटे लोन्स क्लियर होने के बाद आपको एक क्विक जीत मिलती है जो तुम्हारे मोटिवेशन को मेंटेन करके रखेगा, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा खराब हो चुका है तो एक तीसरा ऑप्शन भी है, डेब्ट कंसोलिडेशन। इसमें आप अपने सारे हाई इंटरेस्ट लोन्स को एक सिंगल लोअर इंटरेस्ट पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे आपकी मल्टीपल EMIs एक ही EMI में कन्वर्ट हो जाती है और आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि टोटल मंथली आउट को कम हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये ऑप्शन तभी चूज करना जब तुम्हें नया लोन कम इंटरेस्ट पे मिले पुराने वाले से, नहीं तो तुम्हारा नुकसान ही होगा। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पे बात करते हैं जो हैवी डेब्ट वाले को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जिससे आपको बिल्कुल बचना है। पहली गलती, बहुत सारे लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड एक साथ अप्लाई करना। इससे आपको लगता होगा कि इनमें से कोई तो अप्रूव हो ही जाएगा। हर एप्लीकेशन एक हार्ड इंक्वायरी क्रिएट करता है बैंक के सर्वर में, और बहुत कम समय में बहुत सारी इंक्वायरीज हो जाए तो उसे बैंक को लगता है कि आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है और इसमें आपका स्कोर और गिर जाता है, उल्टा ही अफेक्ट हो जाता है। दूसरी गलती की सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यूज भरना महीने दर महीने। इससे आपको लेट फाइन तो नहीं लगती, लेकिन बचा हुआ अमाउंट पे बहुत भारी इंटरेस्ट लगता है और आपका यूटिलाइजेशन भी ऊपर ही रहता है। ये सबसे बड़ा ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स और नए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स फंसते हैं, क्योंकि ऊपर से देखने में सब नॉर्मल ही लगता है और आपको तो यही लगता होगा कि बस फाइन से बचना है, लेकिन उसके चक्कर में इंटरेस्ट बहुत लग जाती है। तीसरी गलती, EMI या फिर बिल पेमेंट मिस करना, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। सिंगल मिस्ड पेमेंट आपका स्कोर 50 से 100 पॉइंट्स तक गिरा सकता है और ये नेगेटिव रिकॉर्ड आपके रिपोर्ट में कई साल तक रहता है, जो आगे चलकर बड़े लोन्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। चौथी गलती की अपनी क्रेडिट रिपोर्ट कभी भी चेक नहीं करना। आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि क्रेडिट स्कोर बार बार चेक करने से भी स्कोर डाउन हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक महीने एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गलत एंट्रीज या फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी आपका स्कोर खराब कर देता है और आपको पता ही नहीं चलता जब तक ये आपका कोई बड़ा लोन रिजेक्ट ना हो जाए। और पांचवी सबसे अंडररेटेड मिस्टेक, सिर्फ एक ही टाइप का क्रेडिट यूज करना, जैसे कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड, और कभी भी किसी स्ट्रक्चर्ड लोन का एक्सपीरियंस ना होना। सिविल स्कोर कैलकुलेशन में एक क्रेडिट मिक्स भी एक फैक्टर है। जिनके पास अलग अलग टाइप का क्रेडिट, जैसे कि एक छोटा पर्सनल लोन या फिर EMI का परचेस और क्रेडिट कार्ड, दोनों का हेल्दी कॉम्बिनेशन होता है, उनका स्कोर जनरली बेटर बनता है उन लोगों से जो सिर्फ एक ही तरह का क्रेडिट यूज करते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक जानबूझकर नया लोन ले, बल्कि आपके पास ऑलरेडी मिक्स हो तो उसे अच्छे से मैनेज करके अपने फायदे में यूज करिए। तो दोस्तों, अगर तुम इन 4 चीजों पे ध्यान से काम करते हो, जैसे कि अपना यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखना, स्टेटमेंट डेट से पहले ही पेमेंट क्लियर कर देना, अपनी मल्टीपल लोन्स को रीस्ट्रक्चर करना और ऊपर बताई गई गलती को इग्नोर करना, हैवी डेब्ट होने के बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर फिक्स हो जाता है, बल्कि धीरे धीरे इंप्रूव भी हो जाती है। और ये सब करने के लिए आपको इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से अपनी स्ट्रेटजी स्मार्ट बनानी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो अभी लोन के स्ट्रेस में फंसा हुआ है। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल और अर्निंग टिप्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं तुमसे अपने अगले वीडियो पे।